हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज अब 17th ऑफ अप्रैल एंड 17th ऑफ अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी मेरा कनेक्टेड स्टूडेंट हैं वो लाइक जरूर करें वीडियो को, और जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़े ही इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हुए हैं, लिंक दिए हुए हैं, देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन स्टे ऑन सम प्रोविजन ऑफ वक्फ एक्ट 2025। देखो जैसे आप जानते हो कि वक्फ एक्ट 2025 ये पास का कब पार्लियामेंट से पास हो चुका है। इवन पास होने के साथ ही इसकी कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई, कुछ पॉइंट इसमें से एक्सेप्ट कर लिए, वो मैं बताऊंगा कौन से पॉइंट है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या इसके ऊपर फेवर में बोला है क्या अगेंस्ट बोला है, वो मैं बताऊंगा। महाराष्ट्र अलाउ 3 लैंग्वेज फार्मूला। देखो जैसे आप मालूम होगा आपको कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। अब इसी बात का महाराष्ट्र ने अलाउ कर लिया है। कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर सेकेंड फेज ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इवन इसका फर्स्ट फेज था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, और सेकंड फेज में कितना पैसा अलोकेट कर दिया है और कौन कौन से प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाएगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर चाइना प्रेसिडेंट विजिट इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। जैसे आप जानते हो कि अभी यूएसए और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है। इवन यूएसए ने कुछ 200 से अबव टैरिफ भी इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया है चाइना के प्रोडक्ट पर। बट इससे बचने के लिए चाइना क्या है, एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी है और चाइना चाहती है कि कोई नया मार्केट मिल जाए, क्योंकि यूएसए का जो मार्केट जा रहा है उसका मैं भरपाई कैसे करूंगी दूसरे मार्केट को खोज के। अब वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले वक्फ एक्ट, वक्फ एक्ट 2025। देखो बच्चों, अगर जिसको भी वक्फ एक्ट 2025 के बारे में डिटेल में जानना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मैंने एक वीडियो बनाया था वक्फ एक्ट 2025 के ऊपर, पूरा इंडिविजुअल वीडियो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आइए आप इस न्यूज़ पर। ठीक है, वक्फ एक्ट 2025 इसमें कुछ पॉइंट थे मैं बता देता हूं। वक्फ बाय यूज, वक्फ बाय यूजर, क्लियर। देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, district collector has been provided final power to decide the disputed property। वो मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या है ये मामला। फाइनल क्यों बोला है मैंने, क्लियर। देन आफ्टर थर्ड इंक्लूड नॉन मुस्लिम पीपल इन वक्फ बोर्ड, क्लियर। इंक्लूड करना नॉन मुस्लिम पीपल को वक्फ बोर्ड में, क्लियर। ये 3 प्रोविजन का डाउट सेशन चल रहा था। इवन इसी को लेते हुए वक्फ एक्ट के लिए पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में। कहा गई? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बैठे वीकेंड से हियरिंग के लिए। पहले थे जस्टिस संजय कुमार, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना एंड जस्टिस केवी विश्वनाथम। ये तीनों जज बैठे, क्लियर। और इन्हीं ने हियरिंग स्टार्ट करी, और हियरिंग स्टार्ट करते ही इन्होंने 3 पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इन पर स्टे लग सकता है। इन पर स्टे के लिए हियरिंग स्टार्ट करी गई 3 पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट था वक्फ बाय यूजर। अब ये क्या होता है, देखो वक्फ बाय यूजर समझाता हूं। वक्फ बाय यूजर ये क्या है? देखो मानिए कोई भी वक्फ कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है
वो मान लीजिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और वक्फ कई साल से यूज कर रहा है इसको, वक्फ यूज कर रहा है फॉर रिलीजन और चैरिटेबल पर्पस। क्लियर? चैरिटेबल पर्पस और रिलीजन के लिए यूज कर रहा है। अब यूज करते ही क्या होता है कि जैसे बहुत सालों से यूज कर रहा है, तो पहले क्या होता था कि जो 1995 का जो एक्ट था, ये प्रॉपर्टी वक्फी हो जाती थी। किसकी हो जाती थी? वक्फ की। इसी को बोलते हैं वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर। और इसमें एक और पॉइंट था कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर दी प्रॉपर्टी बाय वक्फ, वक्फ के द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं होगी तो भी वो कहलाएगी वक्फ की प्रॉपर्टी। इवन अब इस नए एक्ट में चेंज कर दिया था, वक्फ बाय यूजर को खत्म ही कर दिया। मानिए कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और वक्फ उस पर क्लेम कर रही है, तो वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे मानिए उसके लिए मैंने बताया था आपको कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर्वे करेगा और मीनवाइल सर्वे के बीच में ये प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नेवर कंसिडर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी। क्या है? पहले क्या था कि अगर वक्फ ने क्लेम कर दिया किसी प्रॉपर्टी पे तो वो उसकी वक्फ की हो जाती थी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। बट अब 2025 में चेंज कर दिया, वक्फ यूजर खत्म कर दिया। कितने साल से भी यूज कर रही हो वक्फ प्रॉपर्टी, जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका सर्वे नहीं करेगा तब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे ना रजिस्टर हो। क्लियर? अब देखो, सुनो मेरी बात। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप मानिए ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, जब ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो आपको लगता है कि जब वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर प्रोसेस थी रजिस्ट्रेशन की? इवन आप देखिए 14th सेंचुरी, 14th, 15th एंड 16th सेंचुरी, 14th, 15th, 16th सेंचुरी में क्या था, कई सारी वीकेंड से मस्जिद बनी, कई सारी दरगाह बनी। बट आपको लगता है कि 14th, 15th सेंचुरी में कोई रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी? इवन अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हमारा तो 10th सेंचुरी में मंदिर था यहाँ पर, क्लियर, 14th, 15th, 16th सेंचुरी में द मस्जिद बन गई, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, इवन रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम? होगा क्या? नहीं होगा। तो इस पर स्टे लगाने की बात चल रही है, पहली बात तो। पर गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है, नेक्स्ट हियरिंग होगी। बट पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट लिया गया कि नॉन मुस्लिम मेंबर इन वक्फ बोर्ड। देखो पहले क्या था? पहले ये था कि वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट में जो वक्फ बोर्ड था उसमें सारे मुस्लिम मेंबर थे। बट 2025 में क्या कर दिया, जितने भी वक्फ बोर्ड होंगे उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे। कौन होंगे? नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे। क्लियर? तो क्या है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में करता है। इसी की सुनाई हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से बोला गया क्या पिटीशन है कि ये आर्टिकल नंबर 26 को वॉयलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्टिकल नंबर 26 को वॉयलेट कर रहा है। अब 26 क्या है? ये क्या है? फंडामेंटल राइट। और ये इसका मतलब क्या है? राइट टू मैनेज रिलीजियस प्रॉपर्टी। क्लियर? राइट टू मैनेज रिलीजियस प्रॉपर्टी और रिलीजन फ्रीडम है इसके अंदर। क्या है? रिलीजन फ्रीडम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा।
आप नॉन मुस्लिम को इंक्लूड क्यों कर रहे हो? तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ समय और दीजिए, हम सोच के लाते हैं जवाब आपके लिए। क्लियर? तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो कि 2025 एक्ट में बोला गया कि ये फाइनल बताएगा, देन आफ्टर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब तक ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? हु इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? द हायर ऑथोरिटी इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज हायर देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द सिविल कोर्ट। ये डिसाइड करेंगे प्रॉपर्टी का। क्लियर? ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है सर्वे करना, बट वो डिसाइड नहीं करेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, वक्फ की है कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल कोर्ट। तो कोर्ट को हायर ऑथोरिटी दी है इसके अंदर। ये 3 पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर करा गया। अब ये 3 पॉइंट नेक्स्ट हियरिंग होगी, द फाइनल डिसीजन आएगा इसका। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, ये सिर्फ ओनली पॉइंट रखे गए हैं। गवर्नमेंट ने और टाइम मांगा है, सिर्फ ओनली एक बार का टाइम और मांगा है गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद जो होगा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलते अपन आगे। देखो, महाराष्ट्र अलाउ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो, जैसे आप जानते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। क्लियर? अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या था? तो एक इसमें पॉइंट था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। और अभी आपको मैंने कई बार बताया है, तमिलनाडु से इसी बात का इशू चल रहा है। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि तमिलनाडु के बच्चों को 3 लैंग्वेज सिखाना चाहिए, जिसमें हिंदी भी इंक्लूड होना चाहिए, जैसे तमिल, इंग्लिश और हिंदी, ये सारी लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसे ही महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने क्या करा है, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे होंगे उनको 3 लैंग्वेज सिखाई जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या है? मराठी, देन आफ्टर इंग्लिश, और थर्ड है हिंदी। ये मराठी स्कूल में अलाउ करा है। क्लियर? याद रखोगे। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये बड़ी कंट्रोवर्सी फॉर्मूला है। इवन तमिलनाडु, एमके स्टालिन इतने परेशान हो गए थे, इवन इनको इतनी परेशानी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, डीलिमिटेशन कमीशन से दिक्कत है इनको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से दिक्कत है, इवन सेंटर स्टेट के रिलेशन से दिक्कत है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है एमके स्टालिन साहब को। इसलिए इन्होंने एक कमेटी भी सेटअप कर दी, हाई लेवल कमेटी, जो कि रिव्यू करेगी स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन, इवन रिकमेंडेशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। इवन 2 साल का टाइम भी दिया है इसको, और इसको हेड करे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज कुरिन जोसेफ साहब इसको हेड करे। तो याद रखना, ये सिंपल है। चलते बनाएंगे। चाइना प्रेसिडेंट विजिटेड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। देखो क्या है, चाइना, आप जानते हो कि अभी यूएसए और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है। यूएसए और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है, और दोनों कंट्री एक दूसरे पर इतना टैरिफ लगा रहे हैं, पर इनको ये पता नहीं चल रहा कि ये दोनों का लॉस होगा। इवन चाइना ने क्रिटिकल मिनरल, क्योंकि चाइना की डोमिनेंस है इसमें, क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल, ये सारे देना बंद कर दिए, यूएसए को देना बंद कर दिए, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल की तो ह्यूज डिमांड है। तो इससे डोनाल्ड ट्रम्प साहब फिर से बढ़ के, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने और टैरिफ लगाया इसके ऊपर। तो क्या है, यही देखते हुए क्या हुआ, चाइना समझ चुकी है कि अब यूएसए का मार्केट मेरा चला गया है, अब मुझे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से दोस्ती बनानी पड़ेगी, क्योंकि आसियान जो रीजनल ग्रुप है वो सक्सेस है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जितनी भी है वो सक्सेसफुल है। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया भी था आपको कि चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर फोकसिंग ऑन द नाइबर कंट्री द इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द
फार असाइड अ कंट्री दैट इज यूएसए एंड अदर कंट्री, हम नाइबर कंट्री। बट मैंने ये भी बोला था कि नाइबर कंट्री का रिलेशन बनाएंगे चाइना से, क्योंकि क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जितनी भी हैं इसका इशू है चाइना का, साउथ चाइना सी का इशू है, जो कि चाइना चाहती है कि साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल मेरा हो, क्लियर। बट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वो चाहती नहीं है कि साउथ चाइना सी पर चाइना कंट्रोल हो, क्योंकि क्या है, मेजर जितना भी ट्रेड होता है वो साउथ चाइना सी से होता है, क्लियर। याद रखना, वर्ल्ड का बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ओनली एशिया का नहीं बोल रहा, मैं वर्ल्ड का बोल रहा हूँ कि साउथ चाइना सी प्ले द मेजर रोल इन ट्रेड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, क्लियर। तो क्या है कि क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ मेटल बंद कर दिए, इसी को देखते हुए चाइना समझ गई कि अब यार यूएसए का मार्केट गया, अब नया मार्केट ढूंढो। तो चाइना के प्रेसिडेंट मलेशिया एंड वियतनाम से मिले और उनसे बोला गया कि आप आइए और दोनों कंट्री आइए, आप, आपका वेलकम है, चाइना मार्केट में एक्सेस करिए, आप चाइना मार्केट में एक्सेस करिए, क्लियर, आराम से। और इवन मलेशिया से बोला गया कि जो आपके हाई टेक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, हाई टेक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को चाइना में एक्सपोर्ट करो। बट चाइना इतनी आसानी से दे क्यों रही है, इतना क्यों अलाउ कर रही है? साउथ चाइना जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इनको अलाउ इसलिए कर रही है मेरे दोस्तों कि चाइना ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो खुद चाहती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में एक्सेस करना। दैट्स वाई उन्होंने बोला, चाइना ने, शी जिनपिंग ने, कि हमें भी अलाउ करो, हमारी जो कंपनियां हैं चाइना की वो मलेशिया और वियतनाम में जाके इन्वेस्ट कर सके। तो ये सब मामला ट्रेड वार का हो रहा है। इवन आपको पता नहीं है, ट्रेड वार का बहुत गंदा नेगेटिव इफेक्ट होना है वर्ल्ड में, ग्लोबल इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और कई सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट ने बोला है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ना है कम से कम 0.6 या 1% मैक्सिमम इफेक्ट पड़ना है ग्लोबल इकोनॉमी पर, सिर्फ ओनली ट्रेड वार के चक्कर में यूएसए और चाइना के बीच में। क्योंकि ना यूएसए झुकने को तैयार है ना चाइना झुकने को तैयार है, क्लियर। दोनों एक दूसरे पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले समय पर 1-2 महीने में 1000-2000 टैरिफ ना हो जाए, चलते बनाएंगे। सेकेंड फेज ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, देखो क्या है कि मोदी साहब ने एक अभी फर्स्ट फेज, आपको याद होगा, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी निकाली थी। और ये पॉलिसी कितने की थी? 6 लाख करोड़ की। कितने की? 6 लाख करोड़ की, क्लियर। ये फर्स्ट फेज निकाला था 6 लाख करोड़, जिसमें फोकस करा गया ऑन रोड, रेलवे, माइंस, इन सभी पर फोकस किया गया। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, 94% ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फंड वॉज यूटिलाइज्ड, क्लियर, इतना यूटिलाइज हो गया। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम सेकेंड फेज स्टार्ट करेंगे इसका, किसका? सेकेंड फेज स्टार्ट करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना पैसा खर्च करेंगे? 1.9 to 2 लाख करोड़। एक साल में इतना पैसा खर्च होगा, देख रहे हो आप, 1.9 to 2 लाख करोड़ इतना पैसा खर्च करा जाएगा। इवन अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2030 तक पैसा खर्च करा जाएगा 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपीस पैसा खर्च कर जाएगा ऑन द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन,
याद रखोगे, याद रखोगे। अब देखो कि अब सेकंड फेज में किस पर फोकस करा जाएगा सर, ये तो बताइए किस किस सेक्टर पर फोकस करा जाएगा। तो देखो सेकंड जो फेज होगा, सेकंड फेज ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, सेकंड जो फेज होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसमें फोकस करा जाएगा ऑन रोड, वी कैन से रेलवे, पावर, कोल एंड माइंस, इन चीजों पर फोकस कराएगा। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन वैकेंट एरिया अक्रॉस कंट्री, याद रखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन वैकेंट एरिया अक्रॉस कंट्री, क्लियर, याद रखोगे। ये न्यूज है, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। व्हाट आई से, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्लियर। तो हमेशा याद रखना है आपको। ये पहला फेज आपको याद होगा शायद, इसका कई सारा क्रिटिसाइज भी हुआ था जब मोदी साहब ने फर्स्ट फेज निकाला था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, 6 लाख करोड़। इवन अब तो सेकंड फेज भी कर दिया है, 10 लाख करोड़ इन 4 ईयर, क्लियर क्लियर। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, इवन इसके साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं हम कल नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।